लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। सांप्रदायिकता की बदसूरत राजनीति है बहुसंख्यकवाद की। इसका मुकाबला करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, वो है उदारवाद की और संविधानवाद की राजनीति। आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। किस तरह से, क्यों ये एक खास धर्म के खुदा, खास धर्म के भगवान का नाम लेकर क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का भला करेंगी वो लोग जो इस धर्म के मानने वाले हैं? तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं जो शहर बोल रही हैं। एक राजनीति ऐसी है बहुसंख्यकवाद की न सिर्फ के बात करती है बल्कि बेहद हिंसक राजनीति है, और इसी हिंसक राजनीति के खामियाजे के तौर पर हम देख रहे हैं कि देश का जो मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है और तथाकथित जो निचली जातियां हैं वो सब हाशिए पर बुरी तरह फेंक दी गई हैं, और ये बहुत ही एक वायलेंट प्रोजेक्ट है। 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। एक छोटा चुनाव जीतकर उसमें विवादित बयान दिलवाकर किस तरह से बीजेपी को सीधे तौर पर मैं फायदा होते हुए देख रही हूं। ओवैसी साहब ये भी कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति को वो काउंटर कर रहे हैं, तो मुझे बताएं जरा कौन सी ऐसी बीजेपी की सीट थी जिसको बीजेपी हार गई और ओवैसी साहब जीत गए? वो जख्मी मुस्लिम समाज, वो परेशान मुस्लिम समाज जो कभी बुलडोजर सहता है, कभी जेल में चला जाता है, कभी गौ रक्षा के नाम पर उसकी हत्याएं हो जाती हैं, कभी उसको डिमोनाइज किया जाता है, कभी उसको किराए का घर नहीं मिलता, कभी उसको बुर्का ओढ़ने पर, हिजाब ओढ़ने पर सताया जाता है, कभी उसकी दाढ़ी टोपी को नोचा जाता है और उसको डिमोनाइज किया जाता है। कम से कम ओवैसी साहब, आपकी ये राजनीति उस मुसलमान को फायदा नहीं देती। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले लगभग 12 साल में हिंदू बहुसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति का घिनौना चेहरा जो हमने देखा है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, उससे देश की जो धरती है भारत देश की, वो पूरी तरीके से छलनी हो चुकी है। इसी का एक चेहरा या दूसरा चेहरा, एक पहलू या दूसरा पहलू लेके हर रोज मैं आपके सामने यहाँ पेश होती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे कानूनी गैर कानूनी तरीके से राजनीति और नीति के स्तर पर इस देश को जख्मी किया जा रहा है, छलनी किया जा रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं वो और भी ज्यादा तकलीफदेह है, क्योंकि बात ये हो रही है कि इस जो ये सांप्रदायिकता की बदसूरत राजनीति है बहुसंख्यकवाद की, इसका मुकाबला करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, वो है उदारवाद की और संविधानवाद की राजनीति। लेकिन आज जो जिस तरह से MIM के जो कॉरपोरेटर्स हैं उनकी जो राजनीति उभर कर सामने आ रही है, पिछले 48 घंटे में जिस तरह के बयान हमारे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और एक तरह से मैं कहूँगी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो अपने को लोकतंत्रवादी और संविधानवादी कहता है और ये कहता है, उसके हृदय को एक तरह से छलनी कर रहा है कि तथाकथित मुस्लिम पार्टी की तरफ से ये इस तरह की राजनीति आ रही है। मैं आपको 2 बयान सुनवाऊंगी और उन बयानों के आधार पर आप ये खुद तय कीजिए कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो एक बेहतरीन सांसद माने जाते हैं, एक ऐसे वक्ता हैं जिनकी खुद निजी तौर पे मैंने तारीफ की है, संसद से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो खासकर भारत के मुद्दे और भारतीय मुसलमानों के मुद्दों को जिस बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं, पिछले लगातार 2 से 3 दिन में उनके कॉरपोरेटर और एक कॉरपोरेटर के पिता, दोनों यानी दोनों ही उन्हीं की पार्टी के नेता, उनके जो बयानात ये वायरल हो रहे हैं, उन पे जो चुप्पी है वो साफ तौर पे क्या बताती है। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये बयान सुनिए सहर शेख का। आप सोचिए कि ये एक बेहद खूबसूरत सी कम उम्र की 20-22 साल की ये लड़की है, पहली बार कॉरपोरेटर बनी है, ये अपने आप को बिजनेस वुमन कहती है और बताया जा रहा है कि इससे पहले ये हिजाब भी नहीं पहनती थी चुनाव लड़ने से पहले। चलिए ये इनका निजी फैसला है कि कब किसको अक्ल आए या कौन क्या फैसला करे, वो अलग बात है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि वो उन्होंने हिजाब पहनने का फैसला क्या सिर्फ राजनीतिक मजबूरियों के तहत किया, क्या उन्होंने सिर्फ वोट पाने के लिए मुसलमानों के हिजाब पहनने की कोशिश की, क्योंकि इससे ठीक पहले वो बिना हिजाब की देखी जाती थी, अचानक बहुत एक मॉडल मुस्लिम के तौर पर देखी जा रही हैं। मैंने कहा कि उनकी पर्सनल चॉइस मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं जिसमें पढ़ना चाहती हूँ, जो वाकई मेरा बिजनेस है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बयान के तौर पर। पहले ये बयान सुनिए और फिर मैं आपको यूनुस शेख का बयान सुनवाऊंगी।
अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। पहली बात तो ये सहर शेख साहिबा जिस तरह से बातचीत कर रही हैं, क्या इसी तरह से ये बात करने का तरीका है? क्या वाकई कोई युद्ध है? कोई चुनाव न होकर कोई युद्ध है? ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या दो सांडों के बीच लड़ाई हो रही है, जिसको इतने बदसूरत तरीके से हम एक दुश्मनी के तौर पर क्यों दिखाना चाहते हैं? क्यों किसी को चुनावी जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? कभी एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है। ठीक इसी तरीके से कि अभी जो BMC के चुनाव हुए हैं उनमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, जिसके उस पूरे खास इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें 8 उनके कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, अब उनके 2 कॉरपोरेटर्स हैं। पहले MIM के 2 कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, अब उनके 8 कॉरपोरेटर्स हैं। यानी समय का पहिया जब घूमता है, और मुझे लगता है कि MIM ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे मुस्लिम वोटर उनकी तरफ खिंच रहा है। एक अच्छी राजनीति में मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर ये सोच रहा है कि वो उनके ज़्यादा बड़े हितैषी हैं या उनके मुद्दों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, और इस बात के लिए असदुद्दीन ओवैसी और MIM एक तरह से मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन ये जो कह रही हैं सहर कि पूरे इलाके को हम हरे रंग में रंग देंगे, बार बार जो जिक्र कर रही हैं ये अल्लाह और खुदा का नाम ले रही हैं। जब इनको NDTV ने इंटरव्यू किया तब भी ये कह रही हैं कि हम कुछ नहीं करते, हमसे अल्लाह काम कराता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का, उसके बोर्ड का ये इलेक्शन है, BMC का इलेक्शन, कॉरपोरेशन जो है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। महाराष्ट्र का जो कानून है वो भारत के बाकी राज्यों के कानून से अलग नहीं है। तो इसमें किस तरह से, क्यों ये एक खास धर्म के खुदा, खास धर्म के भगवान का नाम लेकर, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों का भला करेंगी वो लोग जो इस धर्म के मानने वाले हैं? तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं जो सहर बोल रही हैं। हरे रंग से रंग देना, मतलब हम पहले ही बहुत परेशान हैं उन लोगों से जो भगवा रंग से इस देश को रंग देना चाहते हैं, जो हर चीज़ में भगवा ले आते हैं, जो हर चीज़ में सिर्फ एक धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को हाशिए पर लेकर आते हैं। क्या अब ये भी मातम बनाए कि एक तरफ भगवा है तो दूसरी तरफ हरा है? यहाँ फिर से मैं बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ बात करना चाहती हूँ, मैं इक्वेट नहीं करना चाहती इन दोनों राजनीतियों को। एक राजनीति ऐसी है बहुसंख्यकवाद की न सिर्फ के बात करती है बल्कि बेहद हिंसक राजनीति है, और इसी हिंसक राजनीति के खामियाजे के तौर पर हम देख रहे हैं कि देश का जो मुस्लिम समुदाय है, ईसाई समुदाय है और तथाकथित जो निचली जातियां हैं वो सब हाशिए पर बुरी तरह फेंक दी गई हैं, और ये बहुत ही एक वायलेंट प्रोजेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें शुरू हो रही हैं वो भी एक ऐसी पार्टी जो इत्तेहाद की बात करती है मुसलमानों की, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 2020 यानी करीब 100 साल पहले ये पार्टी हैदराबाद में बनी, जो मुसलमानों के हित की बात करती है और मुसलमानों की यूनिटी की बात करती है। लेकिन जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जब भी हमने सुना उनको बात करते हुए, उनकी पॉलिटिक्स बड़ी एक रोशन ख्याल पॉलिटिक्स, एक बहुत ब्राइट आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर ज़रूर ये पार्टी बनी है, लेकिन हम दलितों को साथ लेके चलेंगे। और साथ साथ ये भी आपको बताती चलूँ कि इन 8 लोगों में अच्छी बात यह है, शानदार बात यह है कि एक दलित भी कॉरपोरेटर चुने गए हैं MIM के ही टिकट पर। तो जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से दलितों को टिकट भी देते हैं, वो तथाकथित निचली जातियों को टिकट भी देते हैं, मुसलमानों को बड़ी तादाद में टिकट देते हैं, तो माना जा रहा था कि एक बेहतर पॉलिटिक्स का एक तरह से प्रॉमिस या एक तरह से वादा है। मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, ना मैं कोई बनना चाह रहा हूं। एक तरफ आप ये देख रहे हैं सहर कह रही है पूरे हरे रंग में रंगना चाहते हैं। बाद में उनसे पूछा गया तो सफाई देने लगी कि उनकी पार्टी के झंडे का जो रंग है वो हरा है, इसलिए वो हरी की बात कर रही हैं। लेकिन दूसरे जो यूनिस शेख है, मैं उनकी बहुत ही जहरीली और बहुत, मैं कहूँगी इतनी बिटर, इतने कटु शब्दों में वो बातचीत कर रहे हैं कि ये भाषण सुनना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुआ। आप भी सुन लीजिए। लांडिया बोलते ना, ये लांडिया ने तेरे को पैर पड़ने लगाया था कि नहीं? लगाया था कि नहीं? उसकी दुश्मनी निकाला। अरे मर्द का बच्चा होता तो इसको वोट देंगे तो हमारे यार इधर खींच के बता, कुत्ता बना के मारेंगे। समझा? ये दरामद काम की बात बताना। बोलता है मैं टिकट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास निधि नहीं है,
तो क्या ताली बजाने के लिए आया इधर? हाँ? ताली बजाने के लिए आया? आप देख रहे हैं कितना सड़क छाप गली के जो लुच्चे लफंगे उनकी जो भाषा होती है वो इस व्यक्ति की भाषा है। ये शहर के पिता भी हैं और ख़ुद करीब पिछले 2-3 दशकों से नेता रहे एनसीपी के, इससे पहले कि वो एमआईएम में शिफ्ट हुए। जितेंद्र औहाद का जिक्र कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं वो, कि इन्होंने इनको टिकट नहीं दिया और अब इसके बावजूद भी ये चुनाव जीत गए। एमआईएम के टिकट पर एनसीपी से नहीं मिला। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको एमआईएम टिकट नहीं देती और एनसीपी के टिकट पर जीत जाते तो क्या ओवैसी साहब के बारे में ये ऐसे ही बात करते? क्योंकि जिस व्यक्ति की जो भाषा है, उसके बोलने का जो तरीका है, वो तो जाहिर है वो इसी तरह से बातचीत करेगा। बेहद घटिया, बहुत सड़क छाप, एक लुच्चे लुफंगे वाली ये जो भाषा है, जिसमें एक व्यक्ति को आप एक जानवर से इक्वेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुमरा में घुसने नहीं देंगे। आप सोचिए कि मैं कहती हूं कि इस पे हंसा जाए, रोया जाए या मातम किया जाए। एक तरफ हिंदू बहुसंख्यकवाद का बदसूरत चेहरा और दूसरी तरफ उसी से मुकाबला करता हुआ मुस्लिम बहुसंख्यकवाद, मुस्लिम अतिवाद की राजनीति। बहुत लोग खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छी तरक्की हो रही है, प्रगति मिल रही है ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी एमआईएम को। बिहार में देखा उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। अब हम देख रहे हैं बीएमसी के चुनाव में उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। वो खुद बड़े अच्छे एक सांसद माने जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी और ये बयान पूरी तरह से वायरल होने के बावजूद भी आखिर क्यों बुरी तरीके से खामोश हैं? क्यों होठों पे पूरे तरीके से एक ताला लगाया हुआ है ओवैसी साहब ने, अगर उन्हें इस राजनीति से समस्या है जो सहर शेख और यूनुस शेख कर रहे हैं? तो यहाँ सीधे तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि पूरी पॉलिटिक्स, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि क्या बीजेपी को पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है? और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कन्विंस कीजिए और मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ। मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ कि क्या ये पॉलिटिक्स बीजेपी को सीधे तौर पर मैं कहूंगी कि हवा नहीं देती, उसकी जो बदसूरत राजनीति है। एक तरफ आप सिर्फ एक छोटा कॉरपोरेशन का चुनाव जीत रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े चुनाव में, चाहे वो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो या आने वाले और असम का चुनाव हो, आप यकीन के साथ मैं आपको बता सकती हूँ ये बयान बाकायदा साजिश के तौर पर, साजिशन ये बयान वायरल कराए जा रहे हैं। वरना एक कॉरपोरेटर की इतनी बड़ी हैसियत कि बाकायदा राष्ट्रीय चैनलों पर जगह दी जा रही है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज कराए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉब्लमेटिक और विवादित बयान आगे रख सके, उनको दिखाया जा सके और जो हिंदू वोटर है उसे बहलाया, फुसलाया, बहकाया जा सके, उसको गुस्सा दिलाया जा सके कि देखिए इस तरह के लोग ना चुने जाएं, इसलिए आपको बीजेपी की ज़रूरत है। पूरा इलाका हरा ना रंगा जाए, इसलिए आपको भगवा राजनीति की ज़रूरत है। मुमरा को दूसरे लोगों के लिए बंद कर दिया जाएगा, मुमरा घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको भाजपा की ज़रूरत है। तो एक छोटा चुनाव जीत कर उसमें विवादित बयान दिलवाकर किस तरह से बीजेपी को सीधे तौर पर मैं फ़ायदा होते हुए देख रही हूँ। और ये बयान व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पूरी तरीके से वायरल हो चुके हैं। फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उन्हें पूरी तरीके से करोड़ों लोगों तक ये बयान पहुँच चुके हैं। टीवी चैनलों पे ये इंटरव्यू छा चुका है। ट्विटर पे आप जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, कहीं भी आपको राहत नहीं मिलेगी। आप देखना ना भी चाहें तो ये बयान आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि एक शानदार जीत के बाद, और दूसरी बात तो ये है कि अगर ओवैसी साहब ये भी कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति को वो काउंटर कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ज़रा कौन सी ऐसी बीजेपी की सीट थी जिसको बीजेपी हार गई और ओवैसी साहब जीत गए? जो उनकी राजनीति है वो मुस्लिम दुनिया की ही राजनीति है, मुस्लिम वोट की ही राजनीति है। इसमें पहले एसपी हुआ करती थी या एनसीपी हुआ करती थी और अब जो है ओवैसी साहब जीत रहे हैं। बिहार में देखें तो पहले आरजेडी या कांग्रेस पार्टी थी और उन्हीं सीटों पे ओवैसी साहब जीत रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो ये खेल है ये मुस्लिम वोट का ही तो खेल है। ज़रा मुझे समझाए कोई, मुझे बताए कोई। अगर मैं ना समझूँ तो मुझे बताने की कोशिश हो कि आप बहुसंख्यकवाद की इस राजनीति का मुकाबला कर रहे हैं तो क्या आप बीजेपी को हरा रहे हैं? आप जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसी खेल को तो खेल रहे हैं जो पहले जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां उनसे नाराज होकर कि कभी वो टिकट नहीं देते मुस्लिम कैंडिडेट्स को, कभी उनके हितों की बात नहीं करते, और इससे नाराज होकर जो मुस्लिम वोटर है वो आ रहा है एमआईएम की तरफ और इसलिए वहां लोग जीत रहे हैं। अब इन दोनों की बात तो आपने सुन ली, तीसरी बात भी सुनिए। मैं मान लेती हूँ कि चलिए ये बड़े नासमझ थे और इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये तो नए कॉरपोरेटर हैं।
अकबर ओवैसी, जी हाँ, वही अकबर ओवैसी जिन्होंने बहुत ही बदनाम और बहुत ख़राब भाषण दिया था, कई साल पहले की ये बात है, जिसमें ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो फिर हम दिखाते हैं कि क्या होता है। उसके लिए बाकायदा उनको हवालात की सज़ा काटनी पड़ी थी, उन्हें जेल जाना पड़ा था। वही अकबर ओवैसी फिर से आके वही जहर उगल रहे हैं। अब की बार कुछ ट्विस्ट करके उन्होंने वही 15 मिनट याद दिलाने की कोशिश की। बयान सुन लेते हैं। इनका निशान आसमान में 15 तारीख 15 तारीख 15 से रिश्ता टूटता ही नहीं है। 15 को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर। तो क्यों कह रहे हैं ये 15 मिनट की वही याद दिलाना चाहते हैं, और वहाँ पर जो एक तरह की पागल बौखलाई भीड़ है वो उनके साथ नारेबाजी कर रही है, वो नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। क्यों इस पाक नारे को वो अपनी राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो मस्जिद में खड़े थे? क्या वो मदरसे में खड़े थे? या कोई वहाँ पर धार्मिक जुलूस था? जब ये राजनीतिक बैठकें हैं, राजनीतिक जुलूस है, तो क्यों आप अल्लाहु अकबर और नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं? क्यों आप इस तरह की बातें करते हैं जिससे हवा मिलती है दूसरी तरह की पॉलिटिक्स को? मैं ये साफ तौर पर ये पूरी जिम्मेदारी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों पर डालना चाहती हूँ। चाहे उनके भाई इस तरह की राजनीति कर रहे हैं या उनके कॉरपोरेटर्स इस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं, सीधे तौर पर जो फ़ायदा हो रहा है, मैं कहती हूँ कि ये भगवा जहरीली जो राजनीति है, सिर्फ उसी को पूरे तरीके से ये फ़ायदा हो रहा है। और कम से कम मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुस्लिम समाज को, वो ज़ख्मी मुस्लिम समाज, वो परेशान मुस्लिम समाज जो कभी बुलडोज़र सहता है, कभी जेल में चला जाता है, कभी गौ रक्षा के नाम पर उसकी हत्याएं हो जाती हैं, कभी उसको डिमोनाइज़ किया जाता है, कभी उसको किराए का घर नहीं मिलता, कभी उसको बुर्का ओढ़ने पर, हिजाब ओढ़ने पर सताया जाता है, कभी उसकी दाढ़ी टोपी को नोचा जाता है और उसको डिमोनाइज़ किया जाता है। कम से कम ओवैसी साहब, आपकी ये राजनीति उस मुसलमान को फ़ायदा नहीं देती। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।